Welcome everyone. Today we are going to discuss lecture number 3 of statistics theory of attributes. जो भी बेसिक था वो हमने पहले 2 लेक्चर्स में कंप्लीट किया है. जो आज हम पढ़ेंगे दैट इज़ कंसिस्टेंसी, एसोसिएशन एंड यूल्स कोएफिशिएंट. ठीक है, तो कंसिस्टेंसी से हम स्टार्ट करेंगे. तो क्या होता है कंसिस्टेंसी? देखो यहाँ पे कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा. फ्रीक्वेंसीज डू नॉट कॉन्फ्लिक्ट एनी वे विद ईच अदर. आपने कल देखा हमारे पास फ्रीक्वेंसीज होते हैं. जब भी हम थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स हम हमारे पास जो जितने भी क्लासेस होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसीज होते हैं. अगर वो फ्रीक्वेंसी आपस में कन्फ्लिक्ट नहीं करेंगे तो हमारा जो डाटा है वो कॉन्सिस्टेंट होता है. ठीक है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट आपस में कैसे करते हैं? देखो इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ. सपोज हमारे पास स्मोकर्स, आपको पता है कि स्मोकर जो है ये एट्रीब्यूट है. अगर हमारे पास स्मोकर जो है हमने ए से डिनोट किया और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज़ 50. ठीक है, और हम रखेंगे एक क्लास ए बी जिसमें कौन से बंदे आते हैं. ए तो आपको पता है ऊपर स्मोकर्स हैं, और हम बी रखेंगे सपोज ये ब्लाइंड है. ठीक है, ये ऐसे लोग हैं जो ब्लाइंड भी हैं और स्मोकर्स भी हैं. आप मुझे बताओ कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी. क्या इसकी फ्रीक्वेंसी 60 हो सकती है? देखो अगर ए बी जो है ना ये स्मोकर्स एंड ब्लाइंड, दोज पीपल विच हु आर स्मोकर्स प्लस नॉन स्मोकर्स प्लस ब्लाइंड. ठीक है, तो ऑलरेडी हमें पता है कि स्मोकर सिर्फ 50 है. अब स्मोकर 60 नहीं हो सकते. मतलब कॉमन है ना, ए बी ऐसे लोग हैं जो स्मोकर भी हैं और ब्लाइंड भी हैं. मतलब यहाँ से हैं 60. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ऐसे लोग जो स्मोकिंग भी करते हैं और ब्लाइंड भी हैं वो 60 हैं. क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास स्मोकर सिर्फ 50 है. ए बी का जो वैल्यू है ये तो ज़्यादा से ज़्यादा 50 हो सकता है और इससे कम हो सकता है. आया समझ में? ठीक है, तो यहाँ पे ये जो स्मोकर्स हैं एट्रीब्यूट ए एंड ए बी क्लास हैं आपस में, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने कन्फ्लिक्ट किया. कन्फ्लिक्ट मीनस 60 फ्रीक्वेंसी पॉसिबल नहीं है. ठीक है, तो अगर ए की फ्रीक्वेंसी सपोज 50 होगी, 60 फ्रीक्वेंसी पॉसिबल नहीं है. अगर गिवन होगा 60 फ्रीक्वेंसी है, फिर इसका मतलब डाटा कंसिस्टेंट नहीं है. आया समझ में? तो इसको कहते हैं क्यों क्यों कंसिस्टेंट नहीं है? क्योंकि ए और ए बी ने आपस में कॉन्फ्लिक्ट किया था. ठीक है, तो आपको आगे आगे ये अच्छे से समझ आएगा एग्जाम्पल से. देखो इसका टेस्ट हम कैसे करते हैं. अगर हमें डायरेक्ट टेस्ट करना होगा कि हमारा डाटा जो है ना वो कंसिस्टेंट है या इनकॉन्सिस्टेंट है, आपको क्या करना होगा? इफ़ अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज आर पॉजिटिव. आपको कल मैंने कहा था हाईएस्ट ऑर्डर क्लास जो होते हैं वो उनको हम कहते हैं अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज. वो जो है ना अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज अगर वो पॉजिटिव होंगे, सभी के सभी फ्रीक्वेंसीज पॉजिटिव होंगे, तो हमारा डाटा कॉन्सिस्टेंट होता है. अगर हमारे वो जो हायर ऑर्डर क्लासेस होते हैं हमारे पास, उनकी फ्रीक्वेंसीज किसी की नेगेटिव होगी तो हमारा डाटा जो है ना वो इनकॉन्सिस्टेंट होगा. आया समझ में? तो अगर हायर ऑर्डर क्लासेस सभी के सभी पॉजिटिव होंगे तो हमारा जो डाटा है दैट इज़ कॉन्सिस्टेंट. अगर नेगेटिव होगा उनमें से एक तो फिर हमें बताना है कि ये क्या है, ये इनकॉन्सिस्टेंट है. आया समझ में? तो चलेंगे हम आगे. देखो एग्जाम्पल से इसको हम करते हैं. देखो एग्जाम्पल क्या है. एग्जाम्पल है गिवन. गिवन मीन्स एन इज इक्वल टू 2500. ठीक है, 2500 जो है हमारे पास पॉपुलेशन जो है इसमें कितने मेंबर्स हैं? 2500. फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इज इक्वल टू 420. फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बी क्लास जो है दैट इज 85. फ्रीक्वेंसी ऑफ बी दैट इज 670. फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी. और अब हमें क्या करना है? मिसिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो हमको बताना है. ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे? देखो सबसे पहले आसान ये है कि आपको, अगर आपको पता होगा कल मैंने आपको रिलेशन भी का वो बताया था कि इनके दरमियान एट्रीब्यूट्स के दरमियान रिलेशन भी होते हैं. तो वो तो लंबा प्रोसेस है. हम क्या करेंगे? हम कॉन्टिजेंसी टेबल बनाएंगे और कॉन्टिजेंसी टेबल में से हम क्या करेंगे? हम मिसिंग फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट निकालेंगे. तो कैसे बनाते हैं कॉन्टिजेंसी टेबल? देखो क्या करना होता है, ऐसे आपको पता है यहाँ से क्या करना होता है? ए अल्फ़ा बी बीटा. फिर आपको पता है इस
इस टेबल में हमें जो गिवन डाटा होगा वो पुट करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे n इज़ इक्वल टू 250 है। यहाँ पे अगर आपको आपका जो कल का मैंने कंटिजेंसी टेबल बनाया था, यहाँ पे 2500 होता है। देखो अगर हम इसको ऐसे करेंगे, ऐसे, यहाँ पे ए अल्फ़ा, यहाँ पे बी बीटा, जब हम यहाँ से ऐड करेंगे यहाँ पे या यहाँ से ऐड करेंगे यहाँ पे n होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना 2500 आएगा, इस सेल में आप 2500 लिखो, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी ऑफ ए जो है ना वो दैट इज़ 420। आपको मैंने बताया था, देखो ये ए क्लास है, इसको अगर हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 420। अगर आपने कल का क्लास नहीं देखा, आप पहले जाके वो देखो, बाद में आपको ये समझ आएगा। देखो यहाँ पे क्या है, ए बी क्लास जो है ना दैट इज़ 85। ए बी क्लास कौन सा क्लास है, ए बी जो है ना, यहाँ पे देखो ए बी मीन्स ए बी, इनका इंटरसेक्शन जो है ना वो यहाँ पे दैट इज़ 85। इसलिए मैंने इसको शेड नहीं किया है, क्योंकि ये गिवन है ए बी 85 है, ठीक है। देखो मैंने आपके सामने वही टेबल यहाँ से रखा, ठीक है, तो ताकि आपको समझ आएगा जल्दी जल्दी। अब आपको देखना है कि हमारे पास कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी गिवन है, वो सब्स्टिट्यूट करनी है। देखो n गिवन है, तो n के बदले मैंने यहाँ पे 2500 लिखा, ठीक है। तो a आप देख सकते हैं, a मीन्स टोटल, a का जो क्लास है ना इसका टोटल यहाँ पे होता है, तो यहाँ पे मैंने 420 रखा, ठीक है। ए बी जो है ना, ए बी यहाँ पे होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या रखा 85। ए बी मीन्स ए और बी का इंटरसेक्शन जो सेल है। और इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको यहाँ पे आप देखो बी जो है ना दैट इज़ 670। 670 कहाँ पे आपको दैट इज़ क्लास बी जो है इसका ऐड, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्लास बी जो है इसका ऐड यहाँ पे दैट इज़ 670, इसलिए मैंने यहाँ पे यही रखा ताकि आपको समझ आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं जो जो आपको पता नहीं है, तो फाइंड द मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर मीन जो आपको पता नहीं है, तो पता कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी नहीं है जिनको मैंने ये शेड किया है वो हमको पता नहीं है। अब हम कैसे करेंगे, देखो इसको मैं अब आपको आराम से सिखाऊंगा। हाँ यहाँ पे आप देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो 85 आपको पता है और यहाँ से 420 पता है। 85 देखो ये जो सेल है ना 85, इस सेल और इस सेल को जब हम ऐड करेंगे तब आपको क्या आएगा 420। तो इसका मतलब हम 85 को यहाँ पे क्या ऐड करेंगे ताकि वो 420 आएगा, सबसे पहले हम यही करेंगे। तो क्या करेंगे हम ऐड, आप बताओ मुझे। देखो यहाँ पे हम जो ऐड करेंगे ना वो ये करेंगे, दैट इज़ 335 ऐड करेंगे। इसीलिए मैंने आपको शेड रखा था इस पे ताकि आपको समझ आएगा हम जो कर रहे हैं हम क्या करेंगे, ठीक है। देखो अब हमको 335 एक फ्रीक्वेंसी हमको पता चल गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम और क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो 85 हमको यहाँ पे पता है, इसका जो टोटल है ना दैट इज़ 670। 85 और इस सेल का जो टोटल है वो क्या है, वो 670 है। अब हमको क्या करना है, 85 को हम क्या ऐड करेंगे ताकि वो क्या आएगा 670। ज़रा बताओ आप क्या ऐड करेंगे। तो हम जो ऐड करेंगे यहाँ पे वो ये करेंगे 585। अब ये जो 585 जो है ना, अगर हम 85 और 585 को ऐड करेंगे तब वो क्या आएगा 670। अब आपको ये फ्रीक्वेंसी भी पता चल गई, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे जो पता है हमको 2500 दैट इज़ टोटल हमको यहाँ पे पता है, ठीक है ना। ये कहाँ से आता है, अगर हम इन दो, ये जो यहाँ पे दो फ्रीक्वेंसीज है ना, अगर हम इनका ऐड करेंगे तब वो क्या आना चाहिए 2500। ये जो यहाँ पे n होता है, चाहे आप यहाँ से ऐड करो तब भी वो 2500 आना चाहिए, अगर आप यहाँ से ऐड करोगे तब भी वो 2500 आना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, देखो 420 को हम क्या ऐड करेंगे ताकि वो 2500। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 2500 को आप सब्ट्रैक्ट करो 420, तो आपका जो आंसर आएगा वो यहाँ पे आएगा दैट इज 2080, ठीक है। तो अब आपको क्या पता चल गया है, 2080 आपको पता है। देखो अगर हम वर्टिकली इसको क्या करेंगे,
ये जो कॉलम को ऐड करेंगे तब वो क्या आना चाहिए 2080। ये हर, चाहे आप कॉलम को ऐड करो रो को ऐड करो, ये हर किसी साइड से बराबर आना चाहिए। देखो यहाँ पे अगर हम इन दो फ्रीक्वेंसीज का ऐड करेंगे तो आपको क्या आना चाहिए 2080। तो आपको क्या करना है 585 को हम क्या ऐड करेंगे ताकि वो क्या आएगा 2080। तो आप क्या ऐड करोगे 1495। तो 1585 को जब हम क्या करेंगे ऐड 1495, तब वो क्या आएगा 2080। अभी भी आपको ये फ्रीक्वेंसी पता नहीं है तो आप यहाँ पे देखो 335 को आप ऐड करो 1495, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे जो आएगा दैट इज़ 1830। अब आप देख सकते हैं, देखो अगर आप यहाँ से ऐड करोगे 2500 आएगा, अगर आप यहाँ से ऐड करोगे 2500 आएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ से ऐड करोगे ये सम आएगा, यहाँ से ऐड करोगे ये सम आएगा। अगर आप इन दो फ्रीक्वेंसीज़ का ऐड करोगे 670 आएगा, अगर आप यहाँ से ऐड करोगे 1830 आएगा। ये हर एक साइड से बराबर आपको आना चाहिए। तो अब हमको जो पता चल गया दैट इज़, देखो अल्फ़ा बी कौन सी फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी है अल्फ़ा बी। तो ये क्या है 585। तो ये तो हमको बताना था क्योंकि ये गिवन नहीं था, इसीलिए जो हमारे पास अल्फ़ा बी है दैट इज़ 585, ठीक है। और ए बीटा जो है ना दैट इज़ ए बीटा, ये फ्रीक्वेंसी भी आपको पता चल गया दैट इज़ 335। तो इसका भी वैल्यू आपको क्या मिला 335। और भी आप यहाँ पे एक और फ्रीक्वेंसी देख सकते हैं दैट इज़ अल्फ़ा बीटा। मतलब जो आपको गिवन नहीं था वो तो आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी थी। तो अल्फ़ा बीटा भी आपको पता नहीं था दैट इज़ 1495। ऐसे हम क्या करते हैं, जब भी हम कंटिजेंसी टेबल बनाएंगे मिसिंग फ्रीक्वेंसीज को इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, बाकी जो इसमें मिसिंग है, ठीक है ना, सॉरी मिसिंग नहीं, गिवन फ्रीक्वेंसीज को हमको सब्स्टिट्यूट करना है, और फिर जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी बचेगी तो हमको वो ऐड सब्ट्रैक्ट करके वो निकालना है, ठीक है। वही आपका आंसर आएगा। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं चेक द कंसिस्टेंसी। चेक द कंसिस्टेंसी का मतलब है जो गिवन डाटा है ना, आपको देखना है कि क्या ये कंसिस्टेंट डाटा है या इनकंसिस्टेंट डाटा है। तो गिवन क्या क्या है, देखो गिवन है टोटल पॉपुलेशन 1000, ए जो ए क्लास है ना इसकी फ्रीक्वेंसी 600, बी की फ्रीक्वेंसी 500 एंड ए बी की फ्रीक्वेंसी क्या है 50। आपको बताना है क्या, आपको बताना है कि डाटा कॉन्सिस्टेंट है या इनकॉन्सिस्टेंट। मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने कॉन्टिजेंसी टेबल बनाया, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो फ्रीक्वेंसी गिवन था मैंने वो सब्स्टिट्यूट किया, बाकी जो मुझे निकालना है फिलहाल मैंने क्या किया, मैंने इसको ब्लैंक ये शेड करके रखा ताकि आपको समझ आएगा। देखो तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो ये आपका टेबल यहाँ पे है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं 600 आपको यहाँ पे 600, यहाँ पे 50 है। तो इस फ्रीक्वेंसी में क्या होगा ताकि वो क्या आएगा 600, ठीक है ना। तो आपको पता है जब हम ऐसे ऐड करते हैं ना तब वो क्या आता है, ऐसे ऐड करते हैं तो तब वो 600 आता है। तो इसीलिए मैंने जो यहाँ पे रखा दैट इज़ 50 + 550 इज़ 600। तो फिलहाल अगर आप इस कॉलम को करोगे ना तो आपको ये फ्रीक्वेंसी पता है, ना तो आपको ये फ्रीक्वेंसी पता है, ना तो आपको टोटल पता है। तो मतलब अभी हम ऐसे नहीं कर सकते हैं, ना तो हम ऐसे कर सकते हैं। देखो 550 को हम क्या ऐड करेंगे यहाँ से तो पता नहीं है, इसको भी फिलहाल हम छोड़ते हैं। जो हम इस वक्त कर सकते हैं दैट इज़ 50 जो है ना 50 को हम यहाँ पे क्या ऐड करेंगे ताकि वो 500 आएगा। 50 को हम ऐड जो करेंगे ना दैट इज़ 450 करेंगे ताकि वो 500 आएगा। तो यही है, यही मैंने यहाँ पे रखा 450 आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही अब हमको ये पता चल गया। तो अब हम क्या करेंगे, देखो अगर यहाँ पे 500 है ना, टोटल क्या है, टोटल पॉपुलेशन 1000 है, फिर इसमें क्या आना चाहिए, इसमें तो 500 ही आना चाहिए। क्यों, क्योंकि 500 + 500 इज़ इक्वल टू 1000। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे जो रखा दैट इज़ 500, ठीक है। तो यहाँ से देखो आप यहाँ पे 550 है और यहाँ पे क्या है 500, मतलब क्या है, मतलब इस फ्रीक्वेंसी और इस फ्रीक्वेंसी को जब हम ऐड करेंगे तब क्या आना चाहिए 500, बट यहाँ पे ऑलरेडी 550 है। इसको हम क्या ऐड करेंगे ताकि वो 500 आना चाहिए। मतलब 550 को तो हम ऐड नहीं कर सकते हैं, 550 को हमें सब्ट्रैक्ट यहाँ पे करना है ताकि वो क्या आएगा 550। अब मुझे बताओ आप 550 को हम क्या
यहाँ पे 550 को हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, 550 को जब हम -50 करेंगे तब वो क्या आएगा 500, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे जो रखा दैट इज़ -50, और जब हम ऐसे ऐड करेंगे ना तब ये शेडेड पोर्शन आएगा। यहाँ पे देखो 450 को सब्ट्रैक्ट करेंगे -50, तो यहाँ पे क्या आएगा 400, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 400, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं 500 + 500 इज इक्वल टू 1000, 600 + 400 इज इक्वल टू 1000। हमको क्या बताना था कि डाटा कॉन्सिस्टेंट है या इनकॉन्सिस्टेंट। देखो इसमें कितने एट्रीब्यूट्स हैं, 2 ए बी। तो ये जो बीच में है ना ए बी अल्फ़ा बी, ए बीटा अल्फ़ा बीटा, ये अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज हैं क्योंकि इनका आर्डर सबसे हाईएस्ट है, ठीक है। मैंने क्या कहा था, अल्टीमेट फ्रीक्वेंसीज में से अगर आपको कोई नेगेटिव निकलता है तो डाटा इनकॉन्सिस्टेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी है ना, कौन सी फ्रीक्वेंसी आप बता सकते हैं, अल्फ़ा बीटा। कौन सी फ्रीक्वेंसी, अल्फ़ा बीटा नेगेटिव है। क्या ये अल्टीमेट फ्रीक्वेंसी है, हाँ। क्यों, क्योंकि 2 ही एट्रीब्यूट है हमारे पास, यहाँ पे इसका आर्डर भी 2 ही है, मतलब ये अल्टीमेट फ्रीक्वेंसी है, इसका जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज़ नेगेटिव, ठीक है। तो इस हिसाब से जो हमने अभी पढ़ा था कि अगर अल्टीमेट फ्रीक्वेंसीज में कोई नेगेटिव निकलेगा तो डाटा क्या होता है, इनकॉन्सिस्टेंट। तो इसलिए मैंने जो लिखा दैट इज़ अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू -50, डाटा इज़ इनकॉन्सिस्टेंट, ठीक है। तो इसके बाद आपको ये समझ आया कॉन्सिस्टेंट कैसे देखते हैं, इनकॉन्सिस्टेंट। तो इसलिए जब मैंने यहाँ पे कॉन्टिजेंसी टेबल बनाया, एक फ्रीक्वेंसी मुझे -50 निकला, तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि ये क्या है, डाटा है इनकॉन्सिस्टेंट। तो अब हमें जो पढ़ना है दैट इज इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स, ठीक है। इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या है, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इफ देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी रिलेशनशिप बिटवीन देम। इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स का मतलब है कि अगर हमारे पास 2 एट्रीब्यूट्स हैं, इनमें कोई रिलेशन नहीं है, तब हम इनको बता सकते हैं कि ये आपस में क्या है, इंडिपेंडेंट। मतलब एक का जो होना या न होने से दूसरे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इसको कहते हैं बोथ एट्रीब्यूट्स जो है ना ए एंड बी, वो क्या है, इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है दैट इज़ एट्रीब्यूट ऑनेस्टी। ऑनेस्टी एक एट्रीब्यूट है, और एट्रीब्यूट कलर ऑफ स्किन, एक इंसान का जो कलर होता है और ऑनेस्ट होता है। तो ऑनेस्टी और कलर ऑफ स्किन को आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि कोई ब्लैक हो सकता है वो ऑनेस्ट हो सकता है, कोई वाइट हो सकता है वो तो डिसऑनेस्ट हो सकता है, ऐसे। इसीलिए यहाँ पे इन 2 एट्रीब्यूट्स में आपस में कोई फ़र्क नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो दोनों एट्रीब्यूट्स हैं ना, ये क्या है, ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना। तो एट्रीब्यूट ऑनेस्टी इज एंड एट्रीब्यूट कलर ऑफ स्किन और इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट्स, ये आपने देखा। देखो अब अगर आपको डाटा होगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये 2 एट्रीब्यूट्स है ना, क्या ये इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। तो देखो यहाँ पे जो इसका टेस्ट है दैट इज़ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। अगर आपको वो जो फ्रीक्वेंसी ए बी, मतलब जिनकी हम बात कर रहे हैं ना, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, वही जो ये क्लास है ना, पॉजिटिव क्लास, अगर ये बराबर निकला फ्रीक्वेंसी ए फ्रीक्वेंसी बी डिवाइडेड बाय एन, अगर आपस में ये बराबर निकले तो हम कह सकते हैं कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो सिमिलरली अगर हमें चेक करना होगा कि क्या अल्फ़ा बीटा इंडिपेंडेंट हैं, फिर क्या है कि अल्फ़ा बीटा का जो क्लास है ना वो किसके बराबर आना चाहिए, अल्फ़ा बीटा डिवाइडेड बाय एन, ठीक है। तो चेक करते हैं एक एग्जांपल से इसको। देखो यहाँ पे ऐसे ही डाटा जो है ना, आपके पास डाटा जो भी है वो गिवन है दैट इज़ ए बी, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बी इज इक्वल टू 250, अल्फ़ा बीटा इज 768, और क्या है, और यहाँ पे ए बीटा है 48, अल्फ़ा बीटा है 144, ये आपको गिवन है। यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने यही कॉन्टिजेंसी टेबल बनाया और इसमें पुट किया, ठीक है। क्यों पुट किया, देखो अभी मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा सा जूम करते हैं इसको। देखो अगर मुझे चेक करना है ए बी का, तो मुझे कौन सा फार्मूला लगाना है, ए बी इज इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाय एन, ठीक है। मैंने क्या कहा था यहाँ पे, देखो ए बी जो है ना, मुझे इसका वैल्यू भी पता होना चाहिए और ए
बी डिवाइडेड बाय एन। देखो अगर आपको पता है ए बी, देखो यहाँ पे मैंने जो फ्रीक्वेंसी पुट किया है वो हमको गिवन था ए बी दैट इज़ 256, ये भी गिवन है। ए जो है ना, अगर आपको ए पता है, ए का मतलब क्या है, ए मतलब ये जो क्लास हैं ए इसका टोटल वो तो हमको पता नहीं है। बी जो है ना, बी मीनस क्लास बी जो है इसका टोटल वो भी हमको पता नहीं है। इसीलिए हमें क्या करना पड़ा, हमें कॉन्टिजेंसी टेबल बनाना पड़ा ताकि हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे सब कुछ जो भी गिवन है, ठीक है, और जो भी मिसिंग फ्रीक्वेंसीज हैं वो हमको निकलेंगे इससे। तो इसलिए मुझे ज़रूरत पड़ा मैं कॉन्टिजेंसी टेबल बनाऊं। तो मैंने कॉन्टिजेंसी टेबल बनाया, जो इससे पहले प्रोसीजर था मैंने वही किया। तो मुझे क्या निकला, जो मेरे पास मिसिंग फ्रीक्वेंसीज आई तो वो ये है, ठीक है ना। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज मेरे पास आए, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, देखो ए बी गिवन था पहले से ही, 256 है इसका आंसर, ठीक है। तो अब मुझे किसका आंसर वैल्यू निकालना है, ए बी डिवाइडेड बाय एन, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ बी डिवाइडेड बाय एन। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ए क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए जो है ना टोटल दैट इज़ 304, यहाँ पे 304 इंटू बी जो है ना टोटल बी 1024 डिवाइडेड बाय एन, एन मीनस 1216, ठीक है। तो जब हम इसको ऐसे ही करेंगे जैसे मैंने अभी लिखा, तो ये ऐसे आएगा 304 इंटू 1024 डिवाइडेड बाई 1216। तो इसका जो आंसर आएगा दैट इज 256। इसका मतलब क्या है कि ए बी का वैल्यू क्या है 256, ए फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ बी डिवाइडेड बाई एन का वैल्यू क्या है 256, मतलब ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई एन। तो बाई कंडीशन जो मैंने आपको टेस्ट बताया था, तो उस हिसाब से ये जो ए एंड बी हैं ये क्या है इंडिपेंडेंट, क्योंकि इनका जो वैल्यू आता है दोनों साइड से वो बराबर आता है। आया समझ में, कैसे चेक करते हैं कि वो डाटा इंडिपेंडेंट है या नहीं, ठीक है ना। तो आपको ये समझ आया होगा। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स। एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स का मतलब है जब डाटा इंडिपेंडेंट नहीं होता है तब इनके दरमियान एसोसिएशन होती हैं, रिलेशन होती हैं, ठीक है ना। तो कौन कौन सी रिलेशन हो सकती है, ये पॉजिटिव रिलेशन हो सकती है, ये नेगेटिव रिलेशन मीन्स ये पॉजिटिवली एसोसिएटेड हो सकते हैं, ये नेगेटिवली एसोसिएटेड हो सकते हैं। तो पॉजिटिवली एसोसिएटेड कैसे, अगर ए बी, हम किन की बात कर रहे हैं, ए एंड बी आर नॉट डिपेंडेंट देन दे आर एसोसिएटेड, है ना। अगर दो एट्रीब्यूट्स इंडिपेंडेंट नहीं हैं तो वो एसोसिएटेड है। फिर अगर ये कंडीशन निकली तो अभी मैंने बीच में इक्वल टू रखा था इंडिपेंडेंट के लिए, अब अगर इंडिपेंडेंट नहीं है तो बीच में या तो ग्रेटर देन आएगा या तो लेस देन आएगा। तो पहले मैंने ग्रेटर देन रखा, अगर यहाँ पे ग्रेटर देन आएगा ए बी इज ग्रेटर देन ए इंटू बी डिवाइडेड बाई एन, तो ये क्या है, ये पॉजिटिवली एसोसिएटेड है। तो अगर यहाँ पे बीच में लेस देन मीन्स इसका जो वैल्यू है ना फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास ए बी, ये इस राइट हैंड साइड से लेस आया, तो ये क्या है नेगेटिवली एसोसिएटेड। इस पे एक एग्जांपल करते हैं। तो क्या है एग्जांपल, देखो यहाँ पे फाइंड एसोसिएशन बिटवीन ए एंड बी। तो हमको क्या करना है, एसोसिएशन निकालनी है ए और बी की। तो डाटा क्या है हमारे पास, एन इज इक्वल टू 100, ए इज इक्वल टू 470, बी इज इक्वल टू 620 एंड ए बी इज इक्वल टू 320। तो हमको क्या करना है, देखो ए बी क्या है 320 और किसका वैल्यू निकालना है ए इंटू बी डिवाइडेड बाई एन, क्योंकि हमको बीच में देखना है कि क्या इक्वल टू है, क्या ग्रेटर देन है, क्या लेस देन है, ठीक है ना। तो अगर ए बी का वैल्यू हमें पता है, ए बी गिवन है ना 320, तो इसलिए जो इसका वैल्यू है 320 ये तो गिवन है। और अब हमें इसका राइट हैंड साइड जो अभी था इसका आंसर निकालना है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ए क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए गिवन है, फ्रीक्वेंसी ऑफ बी गिवन है, डिवाइडेड बाई एन दैट इज 1000। वो मैंने यहाँ पे लिखा 470 इंटू 620 डिवाइडेड बाई एन। तो हर एक वैल्यू मुझे यहाँ पे पता है, मतलब ए मुझे पता है, बी फ्रीक्वेंसी ऑफ बी, एन भी पता है। अगर इनमें से कोई वैल्यू मुझे पता नहीं होता फिर मुझे पहले कंटिजेंसी टेबल से मिसिंग फ्रीक्वेंसीज निकालनी थी, बट जो मुझे ज़रूरत था वो मुझे यहाँ पे सब कुछ है, ठीक है ना। तो जब मैंने इसका आंसर निकाला तो वो क्या है 291.4, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 291.4। तो यहाँ पे क्या था 320, ए बी का वैल्यू क्या है 320, वो इससे ग्रेटर है, मतलब ए बी जो है ना वो किससे ग्रेटर है, ए इंटू बी डिवाइडेड बाई एन। तो इसका मतलब है ए एंड बी आर पॉजिटिवली एसोसिएटेड। अगर इनके बीच में लेस आएगा आपको कभी, तो आपको लिखना है नेगेटिवली एसोसिएटेड। अगर इनके बीच में कभी इक्वल टू आएगा तो आपको बताना है ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, बस।
तो यूलर्स कोएफिशिएंट है ना, यूलर्स कोएफिशिएंट एसोसिएशन जब रिलेशन होती है ना दो एट्रीब्यूट्स के दरमियान, तो वो क्या है, वो उसकी एसोसिएशन निकालने के लिए यूलर्स जो है, यूलर्स ने अपना कोएफिशिएंट दिया, ठीक है। तो क्या कोएफिशिएंट दिया, प्रोफेसर जी यूडियन यूल जो है इसने क्यू इज इक्वल टू ए बी अल्फ़ा बीटा। तो इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि आपको ये समझ अच्छे से दिखाई देगा। देखो क्यू इज इक्वल टू ए बी इंटू अल्फ़ा बीटा माइनस ए बीटा इंटू अल्फ़ा बी डिवाइडेड बाई ए बी अल्फ़ा बीटा प्लस ए बीटा अल्फ़ा बी। तो जो भी आपको कंटिजेंसी टेबल है ना उसमें से ये वैल्यूज़ आपको यहाँ पे पुट करना है, तो आपको कोई आंसर आएगा ना। तो आपको कौन सा आंसर आएगा, देखो क्या क्या आपको आ सकता है। अगर आपको क्यू इज़ इक्वल टू ज़ीरो आएगा, क्या क्यू इज़ इक्वल टू ज़ीरो आएगा, तो आपको बताना है कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। ज़ीरो का मतलब है कि इनके ए और बी के दरमियान कोई रिलेशन नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है। अगर Q इज़ इक्वल टू प्लस वन आएगा, किसका आंसर, जब आप ये फ्रीक्वेंसीज इनमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको तो आंसर आएगा ना। अगर आपको प्लस वन आएगा तो आपको क्या है, आपका जो है ना ए एंड बी आर कम्प्लीटली एसोसिएटेड, क्या है, ए एंड बी आर कम्प्लीटली एसोसिएटेड, जिसको हम कहते हैं परफेक्ट पॉजिटिव एसोसिएशन। प्लस वन जो है ना, प्लस वन को कहते हैं परफेक्ट पॉजिटिव एसोसिएशन। क्यू इज इक्वल टू माइनस वन आएगा, ए एंड बी आर कंप्लीटली डिसएसोसिएटेड, इनके दरमियान कोई रिलेशन नहीं है, तो उसको हम कहते हैं, इन अदर वर्ड्स वी कैन से परफेक्ट नेगेटिव एसोसिएशन। परफेक्ट और नेगेटिव एसोसिएशन जो है ना, अगर नेगेटिव एसोसिएशन होगा वो तो आपको पता है उनके दरमियान लेस आता है, जो हमने इससे यहाँ पे परफेक्ट का मतलब है माइनस वन के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना यूलर्स कोएफिशिएंट लाइज बिटवीन माइनस वन एंड प्लस वन। क्यों, देखो आपने प्लस वन भी देखा, आपने ज़ीरो भी देखा, आपने माइनस वन भी देखा। अगर आप और कुछ वैल्यू सपोज अगर आपको इनमें से कोई वैल्यू नहीं निकलेगा, फिर क्या निकल सकता है, देखो अगर आपको सपोज 0.2 निकलेगा, 0.2, तो 0.2 क्या है, ग्रेटर देन है ना, ग्रेटर देन ज़ीरो। ग्रेटर देन ज़ीरो का मतलब है पॉजिटिव एसोसिएशन, जो आपने इससे पहले पढ़ा पॉजिटिव एसोसिएशन। फिर अगर ग्रेटर देन ज़ीरो मीन्स पॉजिटिव एसोसिएशन, ये तो पॉजिटिव नंबर है ना। अगर माइनस 0.2 मतलब माइनस 0.2 का मतलब क्या है, ये तो नेगेटिव नंबर है, इसका मतलब है नेगेटिव एसोसिएशन। बट आपको इसका वैल्यू कभी भी प्लस वन से ज़्यादा ना माइनस वन से कम कभी भी नहीं आ सकता, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा यूलर्स कोएफिशिएंट जो है इसका आंसर हमेशा इनके दरमियान आता है, माइनस वन और प्लस वन के दरमियान। ज़ीरो भी तो प्लस 0.5, 0.7, 0.8 नेगेटिव में भी आ सकते हैं, बट माइनस वन और प्लस वन के बाहर कभी भी नहीं आ सकता है। तो इसीलिए कहते हैं यूलर्स का कोएफिशिएंट जो है ना, इसके लिए इसका जो वैल्यू है वो यहाँ पे लाई करता है माइनस वन और प्लस वन। इनमें इस पेज में ये जो आपके सामने स्लाइड है, बहुत सारे क्वेश्चंस निकल सकते हैं, और इनमें से एक क्वेश्चन ज़रूर होगा, या तो होगा अगर क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो, एट्रीब्यूट्स में क्या है, एट्रीब्यूट्स इंडिपेंडेंट है, क्यू इज इक्वल टू प्लस वन भी आ सकता है, क्यू इज इक्वल टू माइनस वन भी आ सकता है, या सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, जो मैंने देखा है पेपर पे, दैट इज़ यूलर्स कोएफिशिएंट जो है इसका आंसर, इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है। वहाँ पे ऐसे वैल्यूज़ होते हैं 0 to 1, माइनस वन टू ज़ीरो, ठीक है, और ऐसे ही माइनस वन टू वन और वन टू टू, कुछ और हो सकता है। तो आपको बताना है कि इसका आंसर जो है ना दैट इज़ माइनस वन टू प्लस वन। बस हाँ हाँ, एक एक बात मुझे यहाँ पे जो मैंने देखा वो यहाँ पे अगर आपको लगेगा कि ये फार्मूला मुश्किल है, ये हमें याद नहीं रहेगा, तो इसके लिए जो आपको देखना है कि आप यहाँ पे देखो, आप कॉन्टिजेंसी टेबल बनाओ, ठीक है। बनाया हमने कॉन्टिजेंसी टेबल ए बी, सॉरी, ए अल्फ़ा बी बीटा। तो इसके बाद क्या आता है यहाँ पे, ए बी ब्रैकेट्स में ए बीटा अल्फ़ा बीटा। देखो वहाँ पे जो वैल्यू है ना वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहले न्यूमरेटर में क्या है, इन दो को आप पहले मल्टीपल करना है, ठीक है, माइनस करना है, इन दो का मल्टीपल आप वहाँ पे देख सकते हैं, ए बी इंटू अल्फ़ा बीटा है वहाँ पे, माइनस अल्फ़ा बी इंटू ए बीटा, ठीक है। फिर यही लिखना है,
बट डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में यहाँ पे प्लस रखना है, ऊपर क्या है नेगेटिव। बस वो जो अभी मैंने आपको कंटिजेंसी टेबल है, वो जो अल्टीमेट फ्रीक्वेंसीज होती हैं उनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये लिखना होता है। ठीक है, इतना याद रखना, न्यूमरेटर में माइनस रखना है और डिनोमिनेटर में पॉजिटिव रखना है। बस इतना सा था थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स। इसके जो एमसीक्यूज आएंगे वो मैं देखूंगा। अगर मैंने स्टैटिस्टिक्स की रिटर्न पीडीएफ मैंने बनाई तो उसमें मैं आपको ऐड करूंगा एमसीक्यूज। बस रखते हैं आज इतना ही थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स में। हो गया आपका थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स कंप्लीट। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक हम कौन सा उठाएंगे और ख़त्म करेंगे इनको जल्दी जल्दी। ठीक है, तो मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।